जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। परिशे ने पूछा, आखिर नूर ने ऐसा किया कर दिया कि तुम परेशान हो? मैंने जवाब दिया, किसी दिन बताऊंगा, अभी वक्त मुनासिब नहीं। मैंने मजाक में इसका हाथ थाम लिया तो वो नाराज़ हो गई और बोली, तुम मुझे बदनाम कर दोगे, मैं कोई आम सी लड़की नहीं हूँ। मैं इसकी बात पर मुस्करा दिया क्योंकि मुझे इसे तंग करना अच्छा लगता था। वो शायद जूलियट की बात कर रही थी, मगर मैंने बात बदलते हुए पूछा, फराहान फिर आया नहीं? इसने कहा, नहीं, वो लापरवाह सा लड़का है, कभी भी आ जाएगा। ये कहकर वो वहां से चली गई। मैं आमों के बाग की तरफ चला गया जहां साहिर अपनी बहन अरवज के साथ एक झोंपड़ी बना रहा था। आम की फसल तैयार थी, इसलिए वो वहीं रहने का इंतजाम कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? साहिर ने बताया, रात गुजारने के लिए झोंपड़ी बना रहे हैं। अरवज लकड़ियां ला रही थी और साहिर तरतीब से लगा रहा था। मैंने तारीफ की तो वो दोनों खुश हो गए। अरवज मुस्करा कर बोली, ऊपरीशे से बात बनी आ नहीं? मैंने कहा, अभी नहीं, मगर वक्त तो बहुत है। इतने में एक लड़का नाश्ता लेकर आया। अरवज ने बताया कि वो इसका मंगेतर है। मैंने मजाक में कहा, ओ भाई, बड़ा सीधा सा लगता है। सब हंस पड़े और माहौल खुशगवार हो गया। थोड़ी देर बाद हम सब नाश्ता करने लगे। फिर मैं वापस घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मैंने कपास शहर ले जाकर बेचने का फैसला किया। रास्ते में जमुएली चचा से मुलाकात हुई और खेती बाड़ी पर बात हुई। शहर जाते हुए मुझे रजनी मिली, जो अपने वालिद के साथ अस्पताल जा रही थी। इसने वदा किया कि वो हमारे गांव का दौरा करेगी कपास फरोख्त करने के बाद में, और गुलबाज वापस लूटे। रास्ते में इसने अपनी शादी के बारे में परेशानी बताई। मैंने इसे हौसला दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। रास्ते में वो अपनी महबूबा सुंदिल से मिलने चला गया और मैं अकेला घर लौट आया। बाद में मुझे पता चला कि इसके वालिद को इस रिश्ते पर एतराज़ है। मैंने फैसला किया कि गुलबाज को समझाऊं और मामला सुलझाने की कोशिश करूं। दोपहर की शदीद गर्मी में मैं खेतों के रास्ते इसकी तलाश में निकला। हर तरफ खामोशी थी और फसलें लहलहा रही थी। मैंने दिल में दुआ की कि सब खैरियत से हो और कोई गलत फहमी या मसला न पैदा हो। मैं खामोशी से खेतों के दरमियान चलता रहा। धूप तेज हो चुकी थी और पसीना पेशानी से बह रहा था। दिल में अजीब सी बेचैनी थी कि कहीं गुलबाज किसी मुश्किल में न फंस गया हो। कुछ दूर आगे जाकर मुझे पाँव के निशान नजर आए जो झोंपड़ियों की तरफ जा रहे थे। मैं समझ गया कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। कदम तेज करते हुए मैं आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद मुझे सुंदिल की आवाज़ सुनाई दी। वो धीमी आवाज़ में किसी से बात कर रही थी। मैंने झाड़ी के पीछे से झांक कर देखा तो गुलबाज वहां बैठा हुआ था। दोनों के चेहरों पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। मैंने खांस कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। गुलबाज चौंक कर खड़ा हो गया। ओ यार, तेरा बाप तुझे ढूंढ रहा है, मैंने संजीदगी से कहा। वो बहुत गुस्से में है। गुलबाज का चेहरा फक हो गया। क्या वाकई? इसने घबरा कर पूछा। मैंने सर हिलाया। हाँ, अभी बेहतर है कि घर चले चलूं, बाद में आराम से बात करेंगे। सुंदिल ने आहिस्ता से कहा, तुम जाओ, मैं उम्मी को समझाने की कोशिश करूंगी। गुलबाज ने एक नज़र उसकी तरफ देखी, जैसे इसे छोड़ना नहीं चाहता हो, मगर हालात इसे मजबूर कर रहे थे। हम दोनों वापस खेतों के रास्ते चल पड़े। रास्ते में वो खामोश था। मैं जानता था कि इसके दिल में तूफान मचा हुआ है। थोड़ी देर बाद इसने कहा, यार, अगर ये रिश्ता ना हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा। हौसला रख, सच्ची मोहब्बत कभी ज़ाये नहीं जाती। अल्लाह बेहतर रास्ता निकालेगा। वो शाम होने लगी थी। सूरज ढल रहा था और आसमान पर नारंगी रंग फैल रहा था। हम गांव में दाखिल हुए तो हर तरफ चिराग जलने लगे थे। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, मगर हमारे दिलों में बेचैनी अभी बाकी थी। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। आगे बहुत से इम्तिहान हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम गांव में दाखिल हुए तो मगरिब की अजान की आवाज़ गूंज रही थी। फ़िज़ा में अजब सा सुकून था, मगर गुलबाज के दिल में तूफ़ान बरपा था। वो सीधा अपने घर की तरफ मुड़ा, जबकि मैं कुछ फासले पर उसके साथ साथ चलता रहा, ताकि अगर बात बिगड़ जाए तो बीच में आ सिकों। जैसे ही हम उसके सहन में दाखिल हुए, इसके वालिद चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे। हमें देखते ही उनकी निगाह सख्त हो गई। कहाँ थे तुम? उन्होंने भारी आवाज़ में पूछा। गुलबाज ने नज़रें झुका ले। अब्बा,
दोस्त के साथ था। दोस्त, वो तल्खी से बोले, सारा दिन हम तुझे ढूंढते रहे और तो आवारा गर्दी में लगा रहा। मैंने फौरन बात संभाली, चचा हम कपास बीच कर आ रहे थे, रास्ते में देर हो गई। उन्होंने मुझे गौर से देखा, फिर गुलबाज की तरफ मुड़े। ये आखिरी बार है, आइंदा ऐसी हरकत न करना। गुलबाज ने हल्की आवाज में कहा, जी अब्बा। हम दोनों सिख का सांस लेकर बाहर निकल आए। रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार सुंदिल और गुलबाज का ख्याल आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर उनके बीच कोई मजबूत रास्ता ना निकला तो दोनों टूट जाएंगे। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। फजर के बाद मैंने खेतों का चक्कर लगाया। शबनम अभी पौधों पर चमक रही थी। फिजा में ताजगी थी। इसी दौरान अरवज मेरे पास आई। भाई, मैंने तुमसे एक बात करनी है। मैं चौंका। हाँ, क्या बात है? वो आहिस्ता से बोली। सुंदिल की उम्मी कल हमारे घर आई थी। वो परेशान लग रही थी। शायद वो भी इस रिश्ते पर दिल से राजी नहीं, मगर हालात से मजबूर हैं। ये सुनकर मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। अगर वो मानने को तैयार हो जाएं तो मसला हल हो सकता है। अरवज ने सर हिलाया, लेकिन इसके लिए किसी बड़े की मदद चाहिए। मैंने फैसला कर लिया कि अब मामला संजीदगी से आगे बढ़ाना होगा, वरना देर हो जाएगी। इसी वक्त दूर से परिशय की आवाज़ आई, हुए नवाबजादे, कहाँ खो गए हो? मैं मुस्करा दिया। शायद मेरी अपनी कहानी भी अब नया मोड़ लेने वाली थी। मैंने परिशय की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखा। वो हाथ में मोबाइल पकड़े खड़ी थी और चेहरे पर हल्की सी नाराज़ी थी। तुम यहाँ अकेले क्या सोच रहे हो? इसने पूछा। मैंने मुस्करा कर कहा, बस कुछ कामों में उलझा हुआ था। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। सब ठीक तो है ना? आजकल तुम बहुत खामोश रहने लगे हो। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर दिल की बात कहने का फैसला किया। परिशय, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें बचाने के लिए दूसरों को भी लड़ना पड़ता है। गुलबाज और सुंदिल का मामला आसान नहीं। वो गौर से मेरी बात सुनने लगी। अगर नीयत साफ हो तो रास्ता निकल ही आता है। तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इसकी बात सुनकर मेरे दिल को हौसला मिला। इसी दौरान गांव के नंबरदार का बेटा हमारे पास आया। नवाब भाई, अब्बा जी ने आपको बुलाया है। मैं चौंका। खैरियत? वो बोला, कुछ रिश्ते की बात करनी है। हम दोनों नंबरदार के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में परिशय खामोश थी। शायद वो भी कुछ सोच रही थी। नंबरदार साहब ने हमें बैठने का इशारा किया। बेटा, गुलबाज के मामले में अब बात बढ़ी जा रही है। दोनों खानदान आमने सामने आ सकते हैं। अगर अभी समझदारी ना दिखाई गई तो नुकसान सबका होगा। मैंने संजीदगी से कहा, चचा, हम लड़ाई नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बात इज्जत से हल हो। उन्होंने सर हिलाया। इसीलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। तुम दोनों घरों में इज्जत रखते हो। तुम सालिसी करो। परिशय ने पहली बार बात की। चचा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों खानदान बैठकर बात करें। नंबरदार साहिब के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वापसी पर परिशय ने आहिस्ता से कहा, नवाबजादे, लगता है अब तुम सिर्फ अपनी नहीं सबकी जिम्मेदारी उठा रहे हो। मैं हंस दिया। शायद यही जवानी का इम्तिहान है, मगर मुझे मालूम था आने वाले दिन और भी कठिन होने वाले हैं। अगले दिन गांव में अजीब सी चहल पहल थी। हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि गुलबाज और सुंदिल के रिश्ते पर बात होने वाली है। कुछ लोग खुश थे, कुछ तरह तरह की बातें बना रहे थे। मैं सुबह सवेरे ही नंबरदार साहिब के घर पहुंच गया। वहां पहले से ही गुलबाज के चचा और सुंदिल के मामू बैठे हुए थे। माहौल संजीदा था। थोड़ी देर बाद गुलबाज अपने वालिद के साथ आया। इसकी नज़रें झुकी हुई थीं, मगर चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी रोशनी थी। नंबरदार साहब ने बात शुरू की, हम सब यहाँ किसी झगड़े के लिए नहीं बैठे, बल्कि एक घर बसाने के लिए बैठे हैं। सुंदिल की माँ ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, हमें सिर्फ अपनी बेटी का भला चाहिए। अगर वो खुश रहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। ये सुनकर गुलबाज के वालिद ने गहरी सांस ली। हमें भी अपनी औलाद अजीज़ है, मगर लोग क्या कहेंगे ये भी सोचना पड़ता है। मैंने हिम्मत करके कहा, चचा, ज़माना बदल गया है। इज्जत किरदार से होती है, ज़ात कबीले से नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ लम्हों बाद नंबरदार साहब बोले, मेरा मशवरा है कि 6 महीने का वक्त दिया जाए।
अगर इस दौरान गुलबाज अपने पाँव पर खड़ा हो जाए तो निकाह कर दिया जाए। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुंदिल के मामू ने सर हिलाया, ये बात हमें मंजूर है। गुलबाज के वालिद ने भी आहिस्ता से कहा, हम सोच सकते हैं। गुलबाज की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाल लिया। मीटिंग खत्म हुई तो मैं बाहर आया। परीक्षा दरख्त के नीचे खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? इसने बेचैनी से पूछा। मैं मुस्करा दिया। उम्मीद की एक नई राह खिल गई है। वो खुश हो गई। वो अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। मैंने आसमान की तरफ देखा। शायद वाकई किस्मत अब मेहरबान होने वाली थी। 6 महीने का वक्त तय होने के बाद गुलबाज ने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। अब वो रोज़ सुबह फजर के बाद उठता, पहले खेतों का काम देखता, फिर शहर जाकर मजदूरी भी करने लगा। थकावट इसके चेहरे से झलकती थी, मगर आंखों में एक नया अज़्म था। मैं अक्सर इसे देखकर दिल ही दिल में खुश होता कि मोहब्बत ने इसे कितना जिम्मेदार बना दिया है। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, यार मैंने शहर में एक छोटी सी दुकान देख ली है। अगर कुछ पैसे जमा हो जाएं तो काम शुरू कर दूंगा। मैंने इसकी हौसला अफजाई की। यही सही रास्ता है। मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती। दूसरी तरफ सुंदिल भी खामोश नहीं बैठी थी। वो अपनी माँ का हाथ बटाती सिलाई का काम सीख रही थी ताकि घर के अखराजात में मदद कर सके। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। उन्हीं दिनों गांव में एक और खबर फैल गई। फराहान वापस आ गया था। वो शहर में नाकाम होकर लूटा था और अब फिर पुरानी आदतों की तरफ जा रहा था। आवारा दोस्तों के साथ बैठके देर रात तक आवारा गर्दी। एक शाम वो मेरे पास आया। नवाब भाई, कुछ पैसे उधार चाहिए। मैंने गौर से इसकी तरफ देखा। किस लिए? वो नज़रें चरा कर बोला, उन काम के लिए। मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं आया। फराहान, अगर वाकई काम करना है तो मैं खुद साथ चल लूँगा, वरना मैं मदद नहीं कर सकता। वो खामोश हो गया। इसी रात परिशय ने मुझे बताया, फराहान फिर गलत रास्ते पर जा रहा है। मुझे डर लग रहा है। मैंने इसे तसल्ली दी, हम कोशिश करेंगे कि इसे संभाल लें। लेकिन मुझे एहसास था आने वाले दिन एक नई आजमाइश लेकर आ रहे हैं। अगले चंद दिनों में फराहान की सरगर्मियां मजीद मशकूक हो गईं। वो अक्सर रात गए तक गांव से बाहर रहता और सुबह थका हुआ वापस आता। लोग चुपके चुपके बातें करने लगे थे, मगर कोई खिलकर कुछ नहीं कहता था। एक दिन मैंने इसे बाजार में एक अजनबी आदमी के साथ देखा। दोनों सरगोशियों में बात कर रहे थे और बार बार आदेर अलिफादेर देख रहे थे। मेरे दिल में शक और गहरा हो गया। मैंने शाम को इसे अकेले में पकड़ लिया। फराहान, साफ साफ बता, तो किस चक्कर में पड़ गया है? वो पहले तो टालता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, नवाब भाई, मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है। मैं चौंक गया। कैसी गलती? वो घबरा कर बोला, मैंने कुछ लोगों से कर्ज ले लिया था। अब वो रोज़ पैसे मांग रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। ये सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया। तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो शर्मिंदगी से बोला, डर लगता था। मैंने गहरी सांस ली। अब अकेला नहीं लड़ेगा, हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। इसी रात मैंने गुलबाज और अरवज को भी बुला लिया। हम चारों बैठकर देर तक मशवरा करते रहे। आखिर फैसला हुआ कि फराहान को इस दलदल से निकालने के लिए हम इसे शहर में एक महफूज काम दिलवाने की कोशिश करेंगे और कर्ज की किस्तें खुद तय करेंगे। दूसरी तरफ गुलबाज की मेहनत रंग लाने लगी थी। इसने आधे पैसे जमा कर लिए थे। दुकान का ख्वाब अब हकीकत बनता नजर आ रहा था। सुंदिल की आंखों में भी अब पहले जैसी उदासी नहीं रही थी, बल्कि उम्मीद चमकने लगी थी। मगर किस्मत हमेशा आसान रास्ता नहीं देती। इसी हफ्ते एक नया मसला खड़ा हो गया। एक दिन अचानक गांव में पुलिस की गाड़ी आ गई। सायरन की आवाज़ सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हर तरफ खलबली मच गई। गाड़ी सीधी बाजार के पास रुकी। मैं इस वक्त गुलबाज के साथ दुकान के लिए सामान देख रहा था। जैसे ही हमने पुलिस देखी, दिल में अनजाना सा खौफ पैदा हो गया। थोड़ी देर बाद खबर फैली कि शहर में किसी बड़े फ्रॉड का मामला पकड़ा गया है और इसमें फराहान का नाम भी शामिल है। मेरा सर घूम गया। वाह, ये क्या हो गया? मैं फौरन थाने पहुंचा। वहां फराहान एक कोने में बैठा था, चेहरा जर्द, आंखें सुर्ख। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। नवाब भाई, मैं बेगुनाह हूँ, वो रोते हुए बोला। मैंने बस एक आदमी के कहने पर कागजात पर दस्तखत किए थे। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा। रो मत, पहले सच बता।
इसने बताया कि कुछ लोगों ने इसे लालच देकर अपने काम में इस्तेमाल किया था और अब सारा इल्ज़ाम इसी पर डाल रहे थे। मैंने फ़ौरन एक वकील से बात की और नंबरदार साहिब को भी खबर दी। गांव के बुजुर्ग भी जमा हो गए। सब ने फैसला किया कि फराहान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उधर परिशय बहुत परेशान थी। वो बार बार मुझे फ़ोन कर रही थी, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैंने इसे तसल्ली दी, जब तक सच हमारे साथ है डरने की ज़रूरत नहीं। कई दिन की दौड़ धूप के बाद आखिरकार सच सामने आ गया। असल मुजरिम पकड़े गए और फराहान बुरी हो गया। वो वापस गांव आया तो सब ने सुकून का सांस लिया, मगर इस वाक़ये ने सबको हिलाकर रख दिया था। फराहान ने मेरे सामने सर झुकाकर कहा, आज के बाद कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। मैंने मुस्कराकर कहा, बस अब अपनी जिंदगी संभाल ले। और हमें लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर कहानी अभी बाकी थी। फराहान के वापस आने के बाद गांव की फिजा आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी। लोग फिर से अपने कामों में मसरूफ हो गए, मगर इस वाक़ये ने सबको एक सबक दे दिया था। गुलबाज ने अपनी मेहनत जारी रखी और आखिरकार इसने शहर के दाखिली रास्ते पर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। जब इसने मुझे ये खबर सुनाई तो इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। यार, आज मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है, वो बोला। मैंने इसे गले लगा लिया। ये तो अभी शुरुआत है। दुकान के इफ्तिताह के दिन पूरा गांव जमा हो गया। नंबरदार साहिब ने दुआ करवाई और सुंदिल ने खामोशी से शुक्र अदा किया। इसकी आंखों में सुकून साफ नजर आ रहा था। उधर मेरी अपनी जिंदगी में भी तब्दीली आने लगी थी। एक शाम में खेतों के किनारे बैठा हिसाब किताब कर रहा था कि परिशय आ गई। वो आहिस्ता से बोली, नवाबजादे, तुमने कभी अपने बारे में भी सोचा है? मैंने मुस्करा कर कहा, मेरी कहानी तो सबके साथ जली है। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, ओ मैं तुम्हारे साथ अपना मुस्तकबिल देखती हूँ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये वो लम्हा था जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था। मैंने हिम्मत जमा की, ओ परिशय, मैं भी तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। इसकी आंखों में खुशी चमक उठी। हम दोनों देर तक खामोश बैठे रहे, बस शाम के ढलते सूरज को देखते रहे। मगर किस्मत को शायद अभी हमें आजमाना था। इसी हफ्ते एक खतरनाक खबर आ गई।